आपका हमारे चैनल जीएसटी डीईएफटी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जीएसटी एक्ट के स्केड्यूल 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ ऐसी सेवाओं और लेन देन का उल्लेख है जिन्हें सप्लाई नहीं माना गया है, यानी इन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर है एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को दी गई सेवाएं। स्केड्यूल 3 के अनुसार यदि कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रदान करता है और यह सर्विस उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान या उससे रिलेटेड है, तो इसे जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई नहीं माना जाता। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का रिलेशन एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का होता है, जिसमें एम्प्लॉई को वेतन, भत्ते, बोनस आदि मिलते हैं। यह एक आंतरिक लेन देन होता है, न कि स्वतंत्र व्यापारिक लेन देन। यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कुछ परक्विजाइट प्रदान करता है, जैसे कि फूड, ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंस, मोबाइल, बीमा आदि, और ये लाभ उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो इन पर भी जीएसटी लागू नहीं होता। नंबर 2 पर है कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई सर्विसेज। मतलब ये कि जो भी काम कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल जैसे जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, जीसीएलटी, आईटीएटी आदि ले करते हैं, जैसे कि फैसले सुनाना, आदेश देना, केस की सुनवाई करना, ये सब सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि कोर्ट और ट्रिब्यूनल का काम जुडिशियल फंक्शन होता है। ये लोग देश में न्याय देने का काम करते हैं। इनकी सर्विसेज किसी कमर्शियल या बिजनेस मकसद से नहीं होती, ये एक सॉवरेन फंक्शन है। नंबर 3 पर कुछ खास कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट फंक्शंस। स्केड्यूल 3 के तहत निम्नलिखित 3 कैटेगरी की सर्विसेज को जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं वो देश, राज्य या समाज के लिए होते हैं, किसी बिजनेस या कमर्शियल इंटरेस्ट से नहीं। जिसमें सबसे पहले हम क्लॉज ए को डिस्कस करेंगे। जो भी कार्य हमारे एमपीज, एमएलएज, पार्षद, पंचायत सदस्य करते हैं, जैसे कानून बनाना, नीति तय करना, क्षेत्रीय समस्याओं को उठाना, ये सब जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि ये कार्य पब्लिक सर्विस हैं और इनका उद्देश्य देश या राज्य का संचालन है, न कि कमाई करना। अगर कोई सांसद संसद में जाकर किसी बिल पर बहस करता है या पारित करता है, तो ये उसकी ड्यूटी है। इसे जीएसटी के अंदर सर्विस नहीं माना जाएगा। क्लॉज बी पर है कोई व्यक्ति जो संविधान के किसी प्रावधान के तहत पद पर है और उस कैपेसिटी में ड्यूटी कर रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये लोग जो काम करते हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पद की जिम्मेदारी है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं या संसद को संबोधित करते हैं, तो वो काम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कमर्शियल सर्विस नहीं है। नंबर 3 का क्लॉज सी आता है ऐसे चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर जो किसी सरकारी संस्था में हैं और जिन्हें एम्प्लॉई नहीं माना गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए किसी बोर्ड, अथॉरिटी या कमिटी का चेयरपर्सन या मेंबर है और वो किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो उनकी सेवाएं भी जीएसटी के तहत सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। मान लीजिए सरकार ने एक एनवायरमेंटल एडवाइजरी बोर्ड बनाया और उसमें एक वैज्ञानिक को मेंबर बनाया गया। अब वो जो भी सुझाव या रिपोर्ट देते हैं वो उनकी पब्लिक सर्विस है। जीएसटी इसमें नहीं लगेगा। इन तीनों ही पॉइंट्स में एक बात कॉमन है, ये सभी लोग पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, किसी कमर्शियल फायदे के लिए नहीं। इसलिए जीएसटी लॉ ने इन्हें स्केड्यूल 3 में डालकर साफ किया कि ये सप्लाई नहीं मानी जाएंगी और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। स्केड्यूल 3 के तहत फ्यूनरल सर्विसेज, बेरियल सर्विसेज, क्रेमेटोरियम सर्विसेज, मॉर्चुरी सर्विसेज और डिसीज्ड की ट्रांसपोर्टेशन को सप्लाई नहीं माना जाता और इस पर जीएसटी लागू नहीं होता। इन सेवाओं को सप्लाई नहीं माना गया क्योंकि ये सेवाएं ह्यूमैनिटेरियन और पर्सनल नेचर की होती हैं, न कि कमर्शियल या बिजनेस सेवाएं। ये सेवाएं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके परिवार और समाज की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को निभाना होता है, न कि किसी लाभ की प्राप्ति करना। नंबर 5 पर है लैंड और बिल्डिंग की सेल। लैंड की बिक्री को नॉन सप्लाई माना गया है क्योंकि यह एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जीएसटी के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री पर जीएसटी लागू नहीं होता।
अब बात करते हैं बिल्डिंग की बिक्री के बारे में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 के क्लॉज बी में साफ किया गया है। बिल्डिंग की बिक्री भी ज़मीन की तरह सप्लाई नहीं मानी जाती, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसे हम समझेंगे। अगर बिल्डिंग पूरी होने से पहले कस्टमर से एडवांस ले लिया तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नंबर 6 पर है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है ऐसा क्लेम या अधिकार जो किसी कानून के तहत कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है, यानी जिसे आप अदालत में जाकर वसूल सकते हैं। यदि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप डेथ क्लेम कर रहे हैं तो यह एक एक्शनेबल क्लेम होगा, क्योंकि आपके पास एक कानूनी अधिकार है जिसे आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा प्राप्त करने के लिए लागू कर सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स को सप्लाई नहीं माना जाता क्योंकि ये इंटैंजिबल होते हैं और इनका कोई वास्तविक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता। इनका उद्देश्य केवल फाइनेंशियल और लीगल राइट्स की वसूली है जो कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में नहीं आते। पहले लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को सप्लाई माना जाता था, लेकिन अब इसको हटाकर स्पेसिफाइड क्लेम शब्द जोड़ दिए गए। इसका मुख्य कारण है कि अब सरकार को हर बार जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो भविष्य में किसी और एक्शनेबल क्लेम को भी सप्लाई मानना चाहती है। नंबर 7 पर है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इंडिया। यहाँ बात हो रही है गुड्स की सप्लाई के बारे में, जो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में की जाती है, लेकिन ये गुड्स भारत में प्रवेश नहीं करते। इन गुड्स की सप्लाई को जीएसटी के तहत सप्लाई नहीं माना जाता क्योंकि एक गुड्स इंडिया में नहीं आ रहे। अगर गुड्स इंडिया में नहीं आ रहे तो यह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की तरह माना जाता है और इंडिया में जीएसटी तब लागू होता है जब गुड्स भी भारत में इंपोर्ट होते हैं या यहाँ पर सप्लाई होती है। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई। जब गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज के बीच में जाती हैं तो ये किसी जीएसटी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, यानी भारत की सीमा से बाहर की कोई ट्रांजैक्शन है। 3 इंडिया का टैक्स एरिया बाहर है। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भारत के बाहर हो रही है और गुड्स इंडिया में प्रवेश नहीं कर रहे, इसलिए इसे इंटरनेशनल ट्रेड माना जाता है जो कि भारत के जीएसटी दायरे से बाहर होता है। नंबर 8 पर है वेयर हाउस्ड गुड्स की सप्लाई। हमारी चर्चा के 3 प्रमुख पॉइंट्स होंगे। 1. सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन गुड्स की जो किसी वेयर हाउस में रखे गए हैं और होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होने से पहले किसी व्यक्ति को बेचे जाते हैं। जब गुड्स वेयर हाउस में होते हैं और होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं होते तो ये गुड्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं माने जाते। यही कारण है कि ये ट्रांजैक्शन अभी सप्लाई के रूप में नहीं आती, क्योंकि गुड्स का फाइनल क्लियरेंस अभी बाकी होता है और जीएसटी तभी लगता है जब गुड्स का फाइनल क्लियरेंस होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी विदेशी कंपनी ने इंडिया में अपने गुड्स वेयरहाउस में रखे हैं और वो गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस से पहले डोमेस्टिक बायर को बेचे जाते हैं तो यह सप्लाई नहीं माना जाएगा। 2. सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट्स और टू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वही स्थिति है जहां गुड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में रखे गए हैं और इन्हें एक्सपोर्ट्स के लिए या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA में भेजने से पहले सप्लाई किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन के अंदर रखे गए गुड्स जो एक्सपोर्ट के लिए या DTA के लिए भेजे जाते हैं, उन पर जीएसटी तब तक नहीं लगता जब तक फाइनल क्लियरेंस नहीं होता। ये इसलिए है क्योंकि गुड्स अभी तक कस्टम्स क्लियरेंस के लिए नहीं गए होते और उन्हें सप्लाई नहीं माना जाता। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने गुड्स रखे और अब वह गुड्स एक्सपोर्ट के लिए भेजने वाली है, लेकिन क्लियरेंस से पहले इन्हें किसी बायर को बेचा जाता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 3. Supply of goods by the consignee by endorsement of documents of title to the goods before clearance for home consumption. तीसरी स्थिति है जहां कंसाइनी जो गुड्स को हासिल करता है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स का एंडोर्समेंट करता है और गुड्स को क्लियरेंस से पहले दूसरे व्यक्ति को भेजता है। जब गुड्स डिस्पैच होते हैं और क्लियरेंस से पहले टाइटल डॉक्यूमेंट्स का एंडोर्समेंट किया जाता है तो ये एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांसफर होती है, न कि एक्चुअल गुड्स सप्लाई। यहाँ गुड्स अब भी इंडिया में नहीं पहुंचे होते और फाइनल क्लियरेंस के बिना इसे सप्लाई नहीं माना जाता।
एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति विदेश से गुड्स मंगवाता है और उसके बाद टाइटल डॉक्यूमेंट्स को एंडोर्स करके किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि गुड्स क्लियरेंस से पहले किसी ने टाइटल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र किया है, लेकिन फिजिकल गुड्स का ट्रांसफ़र अभी बाकी है। नंबर 9 पर है, यह एक्टिविटी उस स्थिति को दर्शाती है जहां लीड इंश्योरर, जो प्रमुख बीमा करता है, को इंश्योरर सह बीमा करता के साथ मिलकर किसी को इंश्योरेंस अग्रीमेंट के तहत बीमा सेवा प्रदान करते हैं। इसमें लीड इंश्योरर को इंश्योरेंस प्रीमियम को को इंश्योरर के बीच बांटता है, लेकिन यह प्रक्रिया एक खास शर्तों के तहत होती है, जिसमें लीड इंश्योरर पूरे प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान करता है। इस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि इन जीएसटी पहले से चुका दिया गया है। इस स्थिति में जो लीड इंश्योरर है वह पेश करता है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स पूरे प्रीमियम पर जो इंश्योर्ड ने भुगतान किया है। इसके बाद जब प्रीमियम को इंश्योरर के बीच बांटा जाता है तो यह सिर्फ एक इंटरनल एलोकेशन होता है और कोई नई सप्लाई नहीं बनती। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन जो अपॉर्शनमेंट किया जा रहा है वह सिर्फ अकाउंटिंग और एलोकेशन का एक तरीका है। यहाँ पर एक्चुअल सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि प्रीमियम पहले ही लीड इंश्योरर द्वारा जीएसटी के तहत जमा किया जा चुका है। 3, को इंश्योरेंस अग्रीमेंट में सभी इंश्योरर्स एक साथ मिलकर बीमा सेवा प्रदान करते हैं और कोई भी नया सप्लाई तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि इंश्योर्ड पार्टी से कोई अतिरिक्त प्रीमियम या मूल्य प्राप्त न किया जाए। एग्जाम्पल, एक को इंश्योरेंस सिनारियो। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का बीमा करवाया है और उसे 2 बीमाकर्ताओं में बांट दिया गया है, एक लीड इंश्योरर और एक को इंश्योरर। अब लीड इंश्योरर इस प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान करता है। जब यह प्रीमियम को इंश्योरर के बीच बांटा जाता है तो यह केवल एक इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर न्यू सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि मूल प्रीमियम पर पहले ही जीएसटी का भुगतान हो चुका है। निष्कर्ष, को इंश्योरेंस प्रीमियम अपॉर्शनमेंट की एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें कोई नया वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा और जीएसटी पहले ही लीड इंश्योरर द्वारा पूरे प्रीमियम पर चुका दिया गया है। यह सिर्फ एक इंटरनल एडजस्टमेंट है, न कि एक नया सप्लाई। इस प्रकार की सर्विस में जीएसटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, न कि किसी अतिरिक्त सेवा की सप्लाई। नंबर 10 पर है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इंश्योरर री इंश्योरर को बीमा सेवाएं प्रदान करता है और सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन को री इंश्योरेंस प्रीमियम से घटा लिया जाता है। यह शर्त यह है कि री इंश्योरर को जो ग्रोस री इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है उस पर जीएसटी का भुगतान किया जाता है, जिसमें सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन भी शामिल होता है। इस सेवा को सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि एक जीएसटी पहले से चुका दिया गया है। यहाँ पर जो सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन की बात हो रही है वह री इंश्योरर द्वारा ग्रोस री इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले ही जीएसटी का भुगतान कर दिया जाता है। इस मामले में इंश्योरर जो सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन डिडक्ट करता है वह सिर्फ इंटरनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है और इसे एक नई सप्लाई नहीं माना जाता। तो इंटरनल एडजस्टमेंट, ये री इंश्योरेंस कमीशन एक इंटरनल एडजस्टमेंट के रूप में होता है जो इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच के अरेंजमेंट को दर्शाता है। इसमें किसी तीसरे पक्ष को कोई मूल्य या सेवा नहीं दी जाती, इसलिए इसे सप्लाई के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। 3, फाइनल टैक्सेशन एट ग्रोस लेवल। जीएसटी पहले ही री इंश्योरर द्वारा ग्रोस री इंश्योरेंस प्रीमियम पर चुकाया जा चुका है, जिसमें सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन भी शामिल है। इस प्रकार जब यह राशि इंश्योरर के द्वारा डिडक्ट की जाती है तो यह केवल एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, न कि सप्लाई। एग्जाम्पल, एक इंश्योरर एंड री इंश्योरर। मान लीजिए एक इंश्योरर ने एक बड़ा बीमा पोर्टफोलियो लिया और उसने एक री इंश्योरर से यह बीमा कवर किया। अब री इंश्योरर को जो ग्रोस री इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा उस पर वह जीएसटी का भुगतान करेगा। फिर इंश्योरर सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन को उस प्रीमियम से घटा देता है। यह घटाने की प्रक्रिया एक इंटरनल एडजस्टमेंट है और इसमें कोई नई सप्लाई नहीं होती। इस प्रकार की सेवा को सप्लाई के रूप में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि री इंश्योरर द्वारा ग्रोस री इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले ही जीएसटी का भुगतान किया जा चुका है और सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन सिर्फ इंटरनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के रूप में घटा दी जाती है। इसके अलावा
इसमें कोई वास्तविक सप्लाई नहीं हो रही क्योंकि दोनों के बीच केवल फाइनेंशियल सेटलमेंट हो रहा है। इसी के साथ हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है और साथ ही सेक्शन 7 भी समाप्त होता है, जिसमें हमने सप्लाई का अर्थ समझा। आगे हम इस सीरीज में सेक्शन 8 पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और GST DFT चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।